हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपके मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी पर आपका स्वागत है। तो इसमें जैसे कि हमने केमिस्ट्री का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखे थे जो कि 5 के समथिंग में थे। आज हम आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि आप भी देख पाओ। हाँ, ये मैं पहले ही बता दूं कि ये जो है, ठीक है, 2023 की एग्जाम के हिसाब से है पीडीएफ, तो बाकी के सालों में यूज ना करें इसको, ये मेरा अनुरोध है आपसे। अब अगर अपन देखें तो अपन ने क्वेश्चन देख लिया था जिसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ठीक है, इसके बाद पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होती है, 7 होती है। जिसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हमने देख लिया था, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो स्टमक में, उसमें लगभग लेस देन 7 होता है पीएच वैल्यू। एचसीएल जो है एसिड रिलीज होता है स्टमक में। इसके अलावा जो है वो आपका प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके में भी इस्तेमाल होता है। प्लांट फॉर सॉइल, ये हम देख चुके थे। इसके अलावा जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है ना। जिसके बाद ये राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसके बारे में भी हम देख चुके थे, है ना। देख लो, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन सब तैयार कर लेना, है ना। जो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट बस इतना काफी है, डायरेक्ट इन्हीं को आप लिख देना एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। रिसर्च करने मत बैठ जाना, नेट पर सर्च करके कोई मतलब नहीं है समय खराब करने से। जिसके बाद ही 5वां क्वेश्चन हमने देख लिया था, 2 थे अपर रूबी एलोट्रोप्स, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो आज हमारा जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या होती है जिसका सूत्र CO2 है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। देखो, ये क्वेश्चन 2021, 2019, 2011 में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2020 का गैपिंग है और 21 में इसको पूछ लिया गया और 22 में इसने पूछा नहीं, तो मैं भी पॉसिबिलिटी कि 23 में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उसके लिए आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इसको बनाया भी जा सकता है। अगर हम इसका देखें तो इलेक्ट्रॉन कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन का आप देखोगे तो देखोगे इस प्रकार से होता है ये, है ना। जो कार्बन एटम होता है ना, कार्बन एटम, उसके पास टोटल आखिरी सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 2 ही वैलेंसी होती है। तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड ये बना लेता है, ये 2 बॉन्ड इस साइड से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से 2 बॉन्ड इधर, मतलब कि ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये वैल्यू ऐसी बता रखी है, लगभग कितनी होती है, 116.3 pm। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझ लो कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, उसको ऐसे कैसे आपको ड्रॉ करके भी आना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से। ऑक्सीजन एटम जो है उसके आखिरी सेल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जिसके बाद कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो लास्ट सेल में कितना है, 1 2 3 4। स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टेबिलिटी जो नंबर होता है वो 2 8, है ना, इस प्रकार से चलता है। 2n स्क्वायर के हिसाब से हम फील करते हैं जो सेल होती है उसके अंदर। तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है ना, जिसके बाद 18, फिर 32, इस प्रकार से चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 4 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 4। इसमें भी 8 होना चाहिए लेकिन 6, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो बस इस प्रकार से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। मैं भी पॉसिबिलिटी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन एंड इथेन। ये भी देखोगे आप तो 2021, 2022, 2019, 2012, यानी कि ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है और इस बार तो 5 चैप्टर भी हट गया है,
तो और संभावना बढ़ गई है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। पिछली बार तो 5 चैप्टर हटा नहीं था, तो आप इसे भी याद रखें और बनाना सीखेंगे तो और बेहतर है। जैसे कि आप कार्बन को देख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी 4 है इसकी कार्बन की, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 चाहिए पहली सेल में, तो 1 वैलेंसी है। तो एक बॉन्ड एक वैलेंसी के साथ पूरा हो जाता है। इस प्रकार 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये मीथेन का है, ठीक है, और ये इथेन का है। अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये होता है स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर ये दोनों के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, तो आप बना सकते हो, है ना। और अगर नहीं बना सको तो फिर आप इन्हें जो है अच्छे से समझ लो, इसी को बार बार जो है प्रैक्टिस में लाओ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईएमपी है तो आप वहां पर बना सको, ठीक है। इसके अलावा जो है हम अगर देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो ये भी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द टर्म ऑक्सीडेशन वाज ओरिजिनली यूज्ड to describe reaction in which an element combined with oxygen is known as oxidation। हिंदी में भी लिख रखा है, ठीक है। हिंदी में इसको ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जिसके कहते हैं, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो उसमें कनेक्ट हो जाता है और एक मैग्नीशियम की लेयर बन जाती है, ठीक है। और आपने शायद एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें मैग्नीशियम की जो रिबन्स को हम साफ क्यों करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि लेयर में से ऑक्सीजन को हटाना होता है। रिडक्शन रिएक्शन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपल सी बात। रिडक्शन रिएक्शन मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप देखोगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन को गेन करना, सिंपल। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन को लूज करना। तो यहाँ पर आयरन, ये जो हेमेटाइट लिखा हुआ है, इसमें देखोगे आप तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गई है ना। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से था लेकिन एक और ऑक्सीजन आकर अटैच हो गया, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। हिंदी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, है ना, कि क्या होती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ये हिंदी में नाम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है ना, और उस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन के जुड़ने के प्रक्रम को जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो जैसा चाहे वैसा डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो बोल सकते हैं, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन 11th में किया गया है, तो इतना ज्यादा डीप में इसके बारे में सोचना नहीं है। अपने को 10th पास करनी है, ना कि रिसर्च करनी है। और जितना बताया गया है उतना ही पढ़ना है, और उसी को जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद करना है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी है, मैं तो आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इसे ही पढ़ें, फोकट इधर उधर ध्यान ना दे ज्यादा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखें हम, तो व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे कि 2021, 2020, 2019 में पूछा गया है, और इस बार तो मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एमपी बोर्ड इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो हिंदी में उसको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको एग्जाम्पल हमें समझाना है। ऑलरेडी मैंने हालांकि इसको लिख रखा है यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट रिलीज, मतलब ऐसी रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो, तो उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल क्या है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल तो आप सभी को पता है कि कैंडल जब जलता है तो उसमें से हीट रिलीज होती रहती है ना। फिर रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर, बिल्कुल आप जैसे कि टॉयलेट के अंदर एसिड डालते हैं तो देखा ही होगा कि एक बर्निंग टाइप में होता है, और फिर कहीं ना कहीं हीट रिलीज होती है ना। इसके अलावा फिर आप देख सकते हो उसमें से हिंदी में भी लिखा हुआ रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, जल के साथ प्रबल अम्ल की अभिक्रिया,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें भी वही लिख रखा है जिसमें एनर्जी जो है या हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उस हिंदी में भी लिख रखा है कि बर्फ के टुकड़े का पिघलना। बिल्कुल बर्फ का टुकड़ा जो पिघल रहा है, ठोस लवण का पिघलना है। यहाँ पे भी लिखा मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। तो कुल मिला के हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो आप ही बताओ कि आइस जो है मेल्ट तो होगी ना। आइस को फ्रिज में से निकाल के बाहर रख देते हो तो आइस पिघलना चालू करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो पिघलना चालू हो जाती है ना। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट, तो इसका मेल्ट होना भी क्या है? इसको आप हीट दोगे तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी तो कुल मिलाकर ये पिघलना चालू हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में, है ना। अब देखोगे यहाँ पर, देखोगे तो ये देखो एब्जॉर्ब हीट, देखो हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई तो ये पिघलना चालू हो गई, ठीक है। जिसके बाद हीट इसमें से रिलीज हुई तो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक, और ये हीट जो है एब्जॉर्ब हुई तो इसको कहा गया एंडोथर्मिक। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख रखा है, देखोगे उष्मा, ठीक है। उष्मा क्षेपी मतलब कुल मिलाकर हीट, कुल मिलाकर जो है एब्जॉर्ब होना तो उसको क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। और उष्माक्षेपी किसे कहेंगे? जिसमें से हीट जो है वो रिलीज होती है उसको कहते हैं उष्माक्षेपी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसमें भी नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ये इनके उदाहरण है। तो जहां से भी आप पढ़ना चाहें या जिस तरह भी, ये भी मैंने फिर डायरेक्ट आपको लिख रखा है, इसी को आप डायरेक्ट लिख दें। और ये उदाहरण भी इसमें लिखे हुए हैं, इसको सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है। आप इसे भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख कर आए ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिले। अगला है कार्बन का नाम लिखिए जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अग्निशामक यंत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये देखा होगा आपने। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि देखो CO2 लिखा हुआ है। एक बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि इसके अंदर CO2 पाई जाती है ना। अग्निशामक यंत्र जो होता है यानी कि आपका एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर CO2 पाई जाती है। देखो सभी सिलेंडरों पर CO2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार से आता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह रखा आता है, बस में भी कभी कभी लगा आता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें लगा आता है, जैसे कि मॉल वगैरह में जाते हो आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि कि फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र के आग से बचाव क्या एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है, उसे नियंत्रित रखा जा सकता है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें CO2 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक आग बुझाने वाले यंत्रों में पाए जाने वाली तरल गैस है। ये गैस के रूप में CO2 पाया जाता है किसके अंदर? अग्निशामक यंत्र में, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसके लिए और अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मैं भी पॉसिबिलिटी कि आपको प्रॉब्लम किस में आए, ये मेथेन और इथेन में आए कि किस तरह बना है। तो देखो इसके लिए क्या है कि कुछ एल्किन एल्किन के फॉर्मूले हैं जो जनरली होते हैं। मैं यहाँ पर एक बोर्ड के फॉर्म में अगर होता तो बिल्कुल एक्सप्लेन करता। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल मुझे जो है बता सकते हैं। मैं उसका एक वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए जनरली बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको डाउट हो इनमें तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी में डाउट हो, ठीक है। फिर भी आप खुद पढ़ें, फिर भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि जो भी वीडियो में डालूं वो आपको मिल जाए। क्योंकि हमको इस बार 10th में अच्छे नंबर से पास होना है और जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम है उसको भी आप शेयर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे, है ना। 10 क्वेश्चन को आप जब तक अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछें, ओके। बेस्ट ऑफ लक।